Hello everyone, welcome to MedMind. So today's topic of discussion is hematinics and erythropoietin. First we'll start with hematinics. What are hematinics? These are the substances which are required for the formation of blood. This includes iron, vitamin B12 and folic acid. These are used in the treatment of anemia. अब anemia कब होता है? When there is blood loss, decreased formation or increased destruction. In these three cases anemia occurs. अब किन किन केसेस में देर इज डिक्रीज्ड फॉर्मेशन एंड इंक्रीज डिस्ट्रक्शन. डिक्रीज्ड फॉर्मेशन के केसेस देखते हैं पहले. फर्स्ट इट कैन बी न्यूट्रिशनल कॉज, जिसमें आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो सकती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है. नाउ डिक्रीज सिंथेसिस. अब सिंथेसिस कम हो रही है, इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं? aplastic anemia, replacement of bone marrow and thalassemia. Now chronic disorders, kidney disease, advanced malignancy and chronic liver disease. In all these three cases there is decreased formation. Now increased destruction. Post hemorrhage, hemorrhage के बाद it can be acute or chronic blood loss. Hemorrhage के बाद there is increased destruction. Excessive hemolysis, it can be intracellular defect as well as extracellular defect. In intracellular defect, there are defective RBCs. This includes thalassemia, hemoglobinopathies, sickle cell anemia. Extracellular defect. This includes Rh incompatibility, autoimmune hemolytic anemia, and certain snake venoms. Now coming to iron. In case of iron, the absorbed form is Fe2+, that is ferrous, and stored form is Fe3+, that is ferric. Majorly stores of iron are reticuloendothelial cells. Now total iron in adults is 2.5 to 5 gram. Now coming to the iron distribution, 62% of iron is distributed in the blood, 25% in stores, that is liver, spleen and bone marrow, 7% in muscles, that in the form of myoglobin, 0.2% in the transport form, that is transferrin, and 6% in the form of enzymes. This data is according to KDT. Now coming to the pharmacokinetics. अब जो हमने डाइट्री आयरन ली उसमें Fe3+ भी है, Fe2+ भी है और हीम भी है. अब ये जो हीम है ये तो डायरेक्टली बाय हीम कैरियर प्रोटीन 1 सीधा ही म्यूकोजल सेल में आ जाएगा और इससे Fe2+ रिलीज़ हो जाएगी. जो हमने डाइट में Fe3+ लिया है वो पहले रिड्यूस होगा टू Fe2+ एंड देन बाय DMT1 प्रोटीन ये उसके बाद म्यूकोजल सेल में आ जाएगा. अब हमारे पास यहाँ पे Fe2+ है. अब हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो ये Fe2+ प्लाज्मा में चला जाएगा या ये Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा. Fe3+ में कन्वर्ट होने के बाद ये फेरेटिन के साथ बाइंड करेगा और रेटिकुलो सेल्स में जाके स्टोर हो जाएगा. अब ये जो Fe2+ है ये FP1 के थ्रू ब्लड प्लाज्मा में जाएगा. उसके बाद ये Fe2+ प्लाज्मा में जाने के बाद 3+ में कन्वर्ट होगा और ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड कर जाएगा. अब ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड करने के बाद ये एरिथ्रोसाइट प्रिकर्सर में जाएगा जहाँ पे ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा. दिस इज़ द ट्रांसफेरिन रिसेप्टर और यहाँ पे ट्रांसफेरिन अलॉन्ग विद आयरन यहाँ पे बाइंड कर जाता है. उसके बाद इससे ट्रांसफेरिन और आयरन दोनों रिलीज़ हो जाते हैं और ये आयरन 4-4 के ग्रुप्स में हीमोग्लोबिन में बाइंड कर जाते हैं और ये जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर होता है इट गेट्स रिलीज्ड फॉर फर्दर अपटेक ऑफ ट्रांसफेरिन. Now mucosal block. What is mucosal block? It is the gut mechanism to prevent the entry of excess iron in body. अब आयरन जो म्यूकोजल सेल में पहुंची थी हमें पता है उसके पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो Fe3+ में कन्वर्ट हो जाए या फिर वो प्लाज्मा में चली जाए. अब ये जो Fe3+ में कन्वर्ट हुई है ये क्या करती है, ये Fe3+ फेरेटिन के साथ बाइंड करी थी, एपोफेरेटिन के साथ, और इसने क्या बनाया था, फेरेटिन. अब ये फेरेटिन स्टोर हो जाती है म्यूकस सेल्स में. उसके बाद दिस इज़ लॉस्ट व्हेन सेल्स आर शेड. म्यूकोजल सेल्स का लाइफ स्पैन कितना होता है, 2 to 4 days. 2 to 4 days के बाद ये म्यूकोजल सेल्स जब शेड हो जाते हैं तो ये फेरेटिन स्टोर्ड फेरेटिन भी साथ में शेड हो जाती है. दिस इज़ नोन एज फेरेटिन कर्टन. दिस इज़ द गट मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एक्सेस आयरन इन बॉडी. जो एक्सेस आयरन बॉडी में आई उसको फेरेटिन के फॉर्म में स्टोर कर लिया म्यूकोस सेल्स में. म्यूकोस सेल्स 2-4 दिन बाद शेड हो गए और उसके साथ वो एक्सेस आयरन भी चली गई.
नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग आयरन एब्जॉर्प्शन, जो फैक्टर्स आयरन एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं। पहले बात करते हैं जो फैक्टर्स आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। क्या क्या इंक्रीज करेंगे? एसिड्स क्यों इंक्रीज करेंगे? क्योंकि एसिड Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट कर देंगे एंड Fe2+ इज द एब्जॉर्बेबल फॉर्म, तो इसलिए एसिड्स इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, रिड्यूसिंग सब्सटेंसेज एज वेल विल इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड मीट विल इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन. Now, factors decreasing the absorption of iron are alkalis, that is antacids, phosphates like egg yolk, phytates in maize and wheat, tetracyclines, and presence of other food in the stomach. Now let's talk about introduction of iron therapy. मतलब हमें iron therapy कब देने की ज़रूरत है? In infancy and childhood, pregnancy and lactation, chronic blood loss, malabsorption, ये किस केसेस में होती है? Like small bowel disease, celiac disease, post gastrectomy and early treatment of pernicious anemia with vitamin B12. इन सब केसेस में हमें आयरन थेरेपी की ज़रूरत हो सकती है. नाउ अब हम ये आयरन थेरेपी दो तरह से दे सकते हैं, या तो ओरली या पारेंटरली. ठीक है. नाउ कमिंग टू ओरल आयरन. Oral iron is the preferred route because this contains dissociable iron Fe2+ salts, which is the absorbable form. It is inexpensive, it has better content of iron and it has better absorption. Now oral preparations, हमारे पास कौन सी oral preparations है? We have ferrous sulfate, ferrous gluconate, ferrous fumarate, colloidal ferric hydroxide and carbonyl iron. Ferrous sulfate is the cheapest oral preparation. Now this is the percentage of iron in each of this. Carbonyl iron contains high purity metallic iron in the fine powdered form. Now what are the side effects of oral therapy? There can be gastric irritation and constipation. These are the most common side effects. Gastric irritation and constipation. What can be the adverse effects? Nausea, vomiting, bloating, epigastric pain, constipation, metallic taste because of carbonyl iron. It contains high purity metallic iron, so there can be metallic taste, colic, staining of teeth with liquid iron. Now in case of oral iron therapy, constipation is more common than diarrhea. Constipation क्यों होती है? Due to astringent action and diarrhea is due to the reflect irritant action. Now failures of oral iron therapy. Oral iron therapy कब कब फेल हो सकती है? जब तो एक तो क्या है कि हमने डायग्नोसिस ही गलत बनाया है प्राइमरी कॉज का. सेकेंडली कॉन्टिन्यूड आयरन लॉस ड्यू टू ब्लीडिंग हुई जा रही है कहीं पे और फिर भी हम आयरन थेरेपी देंगे तो उसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि ब्लीडिंग तो हो ही जा रही है, एब्जॉर्ब कैसे होगा? तो मैल एब्जॉर्प्शन, अब अगर एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा तो ओरली देने का तो कोई मतलब ही नहीं है. बोन मैरो सप्रेशन ड्यू टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. नेक्स्ट वी हैव इज parenteral iron. अब parenteral iron में देर इज़ अ रिस्क ऑफ एनाफाइलैक्टिक एक्शंस. इंडिकेशन किस किस केसेस में parenteral iron इज गिवन? when there is intolerance to oral iron malabsorption, non-compliance to oral iron, severe iron deficiency, patients with chronic kidney disease receiving erythropoietin. In all these cases, parenteral iron therapy is given. Now, how to calculate the dose of iron which is to be given? Iron requirement in milligram is equal to 4.4 into body weight in kgs into hemoglobin deficit in gram per deciliter. Now, parenteral preparations which we have are iron dextran, ferrous sucrose, ferric carboxymaltose, iron isomaltoside 1000. Iron dextran can be given intramuscularly or intravenously, where all these three are given intravenously. Now, ferrous sucrose has to be given in multiple infusions. Ferric carboxymaltose and iron isomaltoside 1000 are the most convenient and safest IV iron formulations. Adverse effects. Locally, what will be the adverse effects? It would be painful, abscess formation can be there, or discoloration at the site of injection. Systemic effects: fever, headache, joint pain, flushing, palpitation, chest pain, dyspnea, and lymph node enlargement. Now next we'll be studying about the therapeutic uses. अब हमने इसमें दो चीज़ें स्टडी करनी है. वन इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड अदर इज़ प्रोफाइलैक्सिस. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसमें आरबीसीज कैसे हो जाते हैं? माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक. कॉजेज़ क्या है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के? प्रेगनेंसी, न्यूट्रिशनल आयरन डेफिशिएंसी, ब्लड लॉस,
पुअर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट एंड क्रॉनिक ब्लीडिंग फ्रॉम जीआईटी। ये किस केसेस में होती है? अल्सर्स, इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज एंड हुकवॉर्म इन्फेक्शन। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं इस केस में? वीकनेस, हेडेक, डिक्रीज्ड एक्सरसाइज टॉलरेंस, फिटीक एंड इरिटेबिलिटी। ट्रीटमेंट, हम इस केस में 200 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन देते हैं पर डे। ओरल थेरेपी देते हैं हम, उससे क्या होता है? रिस्पॉन्स जल्दी आता है लेकिन आयरन स्टोर्स धीरे धीरे फिलअप होते हैं। मोस्ट कॉमनली हम जो ओरल प्रिपरेशन देते हैं दैट इज़ फेरस सल्फेट 200 मिलीग्राम्स, जो कि 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन होती है जिसमें। अब दिस इज़ गिवन TDS आफ्टर मील्स फॉर 3 to 6 months। अब आयरन के, हीमोग्लोबिन के लेवल्स तो 4 to 8 weeks में नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन आयरन स्टोर्स को रिप्लेनिश करने के लिए वी नीड टू कंटिन्यू द मेडिसिन फॉर 3 to 6 months। एक्सपेक्टेड राइज इन HB concentration would be 0.7 to 1 gram per deciliter per week। दिस इज़ पर वीक। इनिशियली जो राइज होगा हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन में वो जल्दी होगा और लेटर ऑन दैट राइज वुड स्लो डाउन। Coming on to prophylactic iron therapy, it is indicated in pregnancy and infancy। प्रेगनेंसी में क्यों? क्योंकि लेबर के टाइम पे ब्लड लॉस हो सकता है, और इन्फेंसी में इसलिए क्योंकि फीटस की डिमांड ज़्यादा होती है। इसमें हम 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन देते हैं डेली फ्रॉम सेकेंड ट्राइमेस्टर, और 0.5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड देते हैं फ्रॉम फर्स्ट ट्राइमेस्टर। Now next is acute iron poisoning. This is more common in infants and children. What are its clinical manifestations? Vomiting, abdominal pain, hematemesis, diarrhea, lethargy, cyanosis, dehydration, acidosis, convulsions, coma, and finally which can lead to death. Now treatment should be prompt in this case. There are two things we can do. One is general measures and the other is specific measures. General measures में क्या है? फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना, रेस्पिरेशन को मेंटेन करना, एसिडोसिस को करेक्ट करना, और इस केस में हम डायजेपाम दे सकते हैं इंट्रावीनसली। क्यों किस लिए? टू कंट्रोल कन्वल्शंस। सेकेंडली वी हैव स्पेसिफिक मेजर्स। इसमें हम क्या कर सकते हैं? स्पेसिफिक मेजर्स आर डन टू प्रिवेंट अ फर्दर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट। हम वॉमिटिंग इंड्यूस करा सकते हैं, गैस्ट्रिक लेवाज विद सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, एग योक एंड मिल्क दे सकते हैं ओरली। And the next is to bind and remove already absorbed iron. Drug of choice in this case is desferrioxamine, which is given intramuscularly or intravenously. It is an iron chelating agent. Other thing which we can give is deferiprone orally. This is less effective than desferrioxamine. Now, other thing which we can also give is DPTA or calcium editate. Now, contraindication in this case is British anti-leucite because its iron chelate is also toxic. Now next we have is erythropoietin। हमने इसमें क्या क्या स्टडी करना है? erythropoietin के actions, uses और adverse effects। Firstly, starting with the actions of erythropoietin, it stimulates the proliferation of colony forming units of erythroid series. It also induces hemoglobin formation and erythroblast maturation. It releases reticulocytes into circulation. Now, uses of erythropoietin, it is used in the anemia of chronic renal failure, anemia in AIDS patient on zidovudine, anemia associated with cancer chemotherapy, and pre-operative increased blood production for autologous transfusion during surgery. For all these cases, erythropoietin is used. What are the adverse effects associated with erythropoietin? It leads to increase in hematocrit, increase in blood viscosity, इंक्रीज इन पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। अब अगर पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो इट विल लीड टू मोर ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन विच विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीजेस एंड देयर वुड बी मोर हाइपरटेंसिव एपिसोड्स। Now next thing we have is darbepoetin alpha. It is hyperglycosylated modified preparation of erythropoietin. It has a larger duration of action. It is to be injected once a week and it is more convenient. So that was all with my lecture on Haematinics and erythropoietin. For more such content, please like and don't forget to subscribe.